ओके। सो कोनिक सेक्शंस वन का, या जिसको हम इसमें सर्कल्स भी पढ़ने वाले हैं, इसका यूज क्या है? कोनिक सेक्शंस वन का यूज क्या है? कोनिक सेक्शंस वन बेसिकली यूज होता है जब हम जब ज्योमेट्री की बात होती है। इनफैक्ट आपने कभी तो देखा होगा या कभी इस बारे में पढ़ा भी होगा कि अगर मैं आपको एक बॉल दे दूं और अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है, या अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंकते हो किसी भी एंगल थीटा पर, तो उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक पाथ होता है। उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। ओके। सिमिलरली सिमिलरली बॉल की रोटेशंस, मैग्नस इफेक्ट और पैराबोलिक पाथ में अगर आप एयरपोर्ट्स के डिजाइन की बात करें, तो कभी अगर आप एयरपोर्ट गए होंगे, जो प्लेन लैंड करता है वो लैंड करने के बाद एक कर्व में घूम के जाता है। सो वो कर्व की डिजाइन भी बेसिकली पैराबोलिक ही होती है। अगर आप, अगर मैं बात करूं, जो वो आपने इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखा होगा, वो संदेशे आते हैं वाले गाने में, अ, ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके नीचे एक एक ये टाइम बताता है, कुछ तो ऐसा नीचे गिरता है वो सैंड और टाइम बताता है, टाइम कितना हुआ ऐसा। तो जिसने बॉर्डर मूवी देखी होगी उसने जरूर देखा होगा ये वाली चीज। तो हाँ भाई, इसका भी कोई एक पर्टिकुलर शेप है। फिर आप जो मिरर्स यूज करते हो, रियल व्यू मिरर्स नहीं, रियर व्यू मिरर्स, वो भी हाइपरबोलिक मिरर होती है, कुछ पैराबोलिक मिरर्स होती हैं, रिफ्लेक्टर्स में पैराबोला यूज होता है, ठीक है। सो यूजेस तो बहुत सारे हैं, यूजेस तो बहुत सारे हैं यूजेस तो बहुत सारे हैं। तो यूज से शुरू करने वाले थे, पर पहले किस चीज के यूज की बात कर रहे हैं? किस चीज के यूज यूज की बात कर रहे हैं भाई? कोनिक सेक्शन की फैमिली में कौन कौन सी कर्व्स आती हैं, क्या क्या आता है? क्या स्ट्रेट लाइन भी कोनिक सेक्शंस का ही एक पार्ट है? अगर स्ट्रेट लाइंस कोनिक सेक्शंस का एक पार्ट नहीं है, तो फिर स्ट्रेट लाइंस को हमने अगर एक पार्ट है तो फिर स्ट्रेट लाइंस को हमने पहले क्यों पढ़ लिया? ठीक है, ये सारी चीज। सो पैराबोलिक पाथ या हाइपरबोलिक मिरर्स आपने सुना होगा भाई। या अगर आप किसी मोटे आदमी का पेट देखोगे, तो उसका भी वो पैराबोला ही होता है पेट, ठीक है। तो मैं किसी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, हंसो मत, ना ही खुद की ओर, ठीक है। और ऑफ कोर्स सर्कल्स की तो मुझे यूज बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर्कल की कुत्ते को बांधते हो जहां पर वो क्वाड्रेंट में घूमता रहता है उधर में, तो सर्कल्स का यूज तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो यूजेस आपको पता है, पैराबोलिक मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स, मिरर्स में यूज होता है, दोनों ही यूज होता है, हाइपरबोलिक मिरर भी होती है, पैराबोलिक मिरर्स भी होती है, ठीक है। और एलिप्स का यूज होता है, एलिप्स का यूज होता है एक्चुअली साउंड साउंड बोल रहा था, साउंड नेविगेशन में, ठीक है। सो एलिप्स को साउंड नेविगेशन में क्यों यूज करते हैं? काफी ही स्लिप ऑफ टंग, टंग ऑफ स्लिप हो रहा है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर्स भी होते हैं। आप इधर से कोई एक वेव भेजते हो, और ये वेव कोई एक पाथ ट्रेवल करती है, कोई एक पाथ ट्रेवल करती है, और इसके दूसरे फोकस से पास करती है, ठीक है। मेरे हेलिप्स में दो फोकाई होते हैं, तो दूसरे वाले फोकस से पास करती है। तो जैसा अगर आपको किसी को गाना सुनाना है, ठीक है, तो आप अगर हाइपर एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर लगा दोगे, तो उसको बहुत क्लियरली आवाज सुनाई देगा अगर वो दूसरे फोकस पे बैठा हुआ है, दूसरा बंदा, ठीक है। सो हाँ, इलेप्टिकल रिफ्लेक्टर्स की भी बात हो सकती है भाई। PWLIP, इलेप्टिकल रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। तो ये सब तो यूजेस हो गए, ये सब तो यूजेस हो गए उनके, और सर्कल के रिलेटेड मैं कोई यूज नहीं बता रहा हूँ। तो एक तरह से आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि जो कोनिक सेक्शंस की फैमिली है, उनमें उनके जो प्राइम एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यूजेस के बाद कोनिक सेक्शंस की फैमिली, ये सबसे ज्यादा यूज्ड चीज है मैथ्स में, आफ्टर पी एंड सी एंड प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड डेली लाइफ में, ठीक है। ओके, कोनिक सेक्शंस की फैमिली में, फैमिली ऑफ कोनिक सेक्शंस में
कोनिक सेक्शंस में कुछ कर्व्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी कर्व्स हैं? जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कर्व है वो होती है सर्कल, ठीक है। फिर आता है एलिप्स, और आता है पैराबोला, और आता है हाइपरबोला, और आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसी में कुछ डीजेनरेट कोनिक्स भी होते हैं, डीजेनरेट कोनिक्स भी होते हैं इन सारे कर्व्स के अलावा। कुछ डीजेनरेट कोनिक्स होते हैं, इन्हीं का पार्ट होते हैं वो, पर थोड़ा सा अलग होते हैं इनसे, ठीक है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या फिर केवल एक स्ट्रेट लाइन, और या फिर एक पॉइंट। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मेरे कोनिक सेक्शंस का ही पार्ट है। जो पहले पांच हैं वो तो प्रॉपर सेकंड डिग्री कर्व देते हैं, पता करेंगे सेकंड डिग्री कर्व होती क्या है। जो बाकी तीन है वो डिस्टॉर्टेड कोनिक्स का पार्ट है, ठीक है, डीजेनरेट कोनिक्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, और फिर वीडियो पे बेस्ड तीन डेफिनेशंस हैं। एक्चुअली कोनिक सेक्शंस को तीन तरीके से पढ़ा जाता है। एक यूजिंग डबल राइट सर्कुलर कोन, दूसरा यूजिंग अ लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड तीसरा यूजिंग अ लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट, और तीसरा यूजिंग उसी की एक्सेंट्रिसिटी के बारे में कभी कभी बात की जाती है। सो लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन। और तीसरा जहां पर हम पूरे के पूरे सेकंड डिग्री कर्व का इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके कांस्टेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके तीनों चीजों को पढ़ते हैं भाई, एक एक करके तीनों चीजों को पढ़ते हैं। सो सबसे पहले एक वीडियो से शुरू करेंगे, एक वीडियो से शुरू करेंगे। और ऑफ कोर्स इस वीडियो के जो छोटे छोटे माइन्यूट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं कॉपी में। मैं फिर से सेम चीज को एक बार डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो फाइन, ठीक है। You will learn about conic sections. When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotates about that fixed point, the surface obtained is called a double right circular cone. A double right circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. The line that rotates about the vertex is called the generator, and the line that remains fixed is called the axis. सो इनको कोनिक सेक्शंस क्यों बोलते हैं वो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये डबल राइट सर्कुलर कोन का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक डबल राइट सर्कुलर कोन कैसे बनाया हमने? वी हैव टेकन अ फिक्स्ड लाइन, एक एक्सिस वाली लाइन ले ली, और एक ऐसी लाइन ले ली जो मूव कर रही है 360 डिग्रीज, मूव कर रही है 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्रीज ये लाइन मूव करके ये वाली लाइन जो जनरेटर लाइन है, जो किसी किसी एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड है मेरे एक्सिस लाइन के, वो 360 डिग्री रोटेट करके एक डबल राइट सर्कुलर कोन जनरेट कर रही है, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़ा भाई? दो चीजें, एक्सिस एंड जनरेटर लाइन, ठीक है। और इन दोनों से क्या बन रहा है? डबल राइट सर्कुलर कोन बन रहा है। डबल राइट सर्कुलर कोन के जो कोन्स हैं वो जिस एक पॉइंट पर ज्वाइंट हैं, वो उस वाले पॉइंट का हमने नाम रखा है वर्टेक्स, ठीक है। बढ़ जाए आगे भाई। Yes. Yes. A right circular cone has a circular base, and its axis is always perpendicular line from the center of the base to the vertex. सो इसको राइट सर्कुलर इसीलिए बोलते हैं बिकॉज एक्सिस और उसके बेस, कोन के जो सर्कुलर बेसेस होते हैं वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। ऑफ कोर्स आपने ये चीज क्लास 10th में पढ़ी होगी। The
perimeter of the base is called the directrix. ये चीज आपको नोट नहीं कर रही है, पेरीमीटर ऑफ द बेस को डायरेक्ट्रिक्स आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। The lateral surface of a right circular cone is called a nap. A double right circular cone has two naps. The nap above the vertex is called the upper nap, and that below the vertex is called the lower nap. Also, the angle between the generator and the axis is called the vertex angle. तो ये वर्टेक्स एंगल अब यूज होगा जो सारे के सारे जो कर्व्स हैं, जो सारे के सारे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कर्व्स आते हैं, वो सारे के सारे कर्व्स डिफाइन करने के लिए ये वाला वर्टेक्स एंगल यूज होने वाला है। और इस वर्टेक्स एंगल के साथ में इस वर्टेक्स एंगल इज ऑब्वियस कि वो एंगल जो एक्सिस बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द जनरेटर लाइन, ठीक है। तो जनरेटर लाइन और एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसका नाम रख दिया हमने वर्टेक्स एंगल। अब हम एक अपने तरफ से एक प्लेन लेते हैं और उस प्लेन से इस डबल राइट सर्कुलर कोन को कट करने वाले हैं, ठीक है। तो उस प्लेन से इस डबल राइट सर्कुलर कोन को कट करके देखेंगे कि डिफरेंट एंगल्स पे कैसे कैसे कर्व मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया भाई? देयर इज एन एक्सिस, एन इंक्लाइंड लाइन जो 360 डिग्री रोटेट कर रही है और उस इंक्लाइंड लाइन का हमने नाम दिया जनरेटर लाइन। डबल राइट सर्कुलर कोन के जो बेसिस हैं वो सर्कुलर हैं और जो मेरी एक्सिस है, जो हमारी एक्सिस है वो डबल राइट सर्कुलर के कोन के बेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और उसके बाद एक्सिस और जनरेटर लाइन के बीच में जो एंगल है दैट इज वर्टेक्स एंगल। Conic sections. If a plane intersects a double right circular cone, we get two-dimensional curves of different types. Okay. So next point is if a plane intersects double right circular cone या cuts double right circular cone with making different angles with the axis, ठीक है। तो जो प्लेन का एंगल है वो एक्सिस के साथ देखा जाएगा और वो डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट कोनिक सेक्शंस बनेंगे, ठीक है। सो अभी हम वी आर गोइंग टू रिलेट द एंगल विद द वर्टेक्स वाला एंगल। वर्टेक्स वाला एंगल एक फिक्स्ड एंगल है। जब प्लेन डबल राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो डिफरेंट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो वो सारे के सारे डिफरेंट एंगल्स के लिए जो डिफरेंट कोनिक्स बनने वाले हैं वो सारे कोनिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बढ़ जाए आगे भाई। Yes. 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 These curves are called conic sections. तो इसको देख के बताओ तो if I'm cutting my conic section, if I'm cutting the plane which is being parallel to the circular base of my right circular cone, तो फिर अगर पैरेलल है, बेस के पैरेलल कट कर रहा है ये प्लेन, तो जो एंगल बन रहा होगा एक्सिस से प्लेन का वो एंगल कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर एक्सिस से प्लेन का एंगल 90 डिग्री है तो जो कर्व बनेगी डबल राइट सर्कल बनेगा। अगर पैरेलल टू बेस कट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट कर्व होगी वो कर्व 3 डायमेंशनल होगी या 2 डायमेंशनल होगी? 2D होगा। वो 2 डायमेंशनल कर्व होगी, ठीक है। केवल उस कर्व को देखो, बाकी कोन को मत देखो, केवल उस कर्व को देखो, वो 2 डायमेंशनल कर्व होगी और वो 2 डायमेंशनल कर्व होगी मेरी सर्कल, ठीक है। सो अगर प्लेन पैरेलल टू बेस कट करता है डबल राइट सर्कुलर कोन को तो जो रिजल्टेंट कर्व होती है वो एक सर्कल होती है, ठीक है। Depending on the angle made by the plane with the vertical axis of the cone, the plane can cut the cone in 3 different ways. Ellipse. When the plane intersects the double right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, we get a closed curve called an ellipse. ठीक है। सो जो वर्टेक्स एंगल है उसका नाम हम अल्फा रख लेते हैं और वो एंगल विच द प्लेन इज मेकिंग विद द एक्सिस ऑफ माय कोन, उस एंगल का नाम थीटा रख देते हैं, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जो मेरे वर्टेक्स एंगल है उससे, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो जो रिजल्टेंट कर्व आने वाली है वो एलिप्स आ जाएगी, ठीक है।
और इसी एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है सर्कल, क्योंकि जब सर्कल भी आप बना रहे हो तो पक्का पक्का जो 90 डिग्री है दैट इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन द वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल 90 से छोटा है भाई, तो 90 से सॉरी वर्टेक्स एंगल से बड़े किसी एंगल पे मेरी प्लेन कट करने वाली है, तो उस केस में भी एलिप्स ही बनेगा, पर वो एलिप्स एक स्पेशल एलिप्स बनेगा भाई, उस एलिप्स का नाम हो जाएगा सर्कल। ठीक है, तो क्लियर हुआ भाई, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा व्हेन the angle which the plane makes with the axis of my cone, axis of my double right circular cone is greater than the vertex angle। विजुअलाइज हो पा रहा है सभी को भाई? वर्टेक्स एंगल से अगर बड़ा हो जाए एंगल, सॉरी ओके, सो वर्टेक्स एंगल से अगर बड़ा हो जाएगा जो प्लेन एंगल बना रहा है विद द एक्सिस ऑफ माय डबल राइट सर्कुलर कोन, तब मुझे रिजल्टेंट कर्व मिलेगी एक एलिप्स। ठीक है, When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. ठीक है, सो ये दूसरा ले लेना, when theta becomes equals to 90 degree, तो ellipse becomes a circle. So ellipse is actually a special case of a circle. ठीक है, ये वाली चीज भी लिखना साथ में, ellipse is a special case of a circle. सर सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स हो जाएगा। Ellipse is a special, हाँ circle is a special case of ellipse, मैंने गलत बोला, मुझसे गलती हुई, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। ठीक है, ढेर सारे ऐसे एंगल्स हो सकते हैं अल्फा से बड़े जिनके लिए ढेर सारे एलिप्स बनेंगे, पर उनमें से एक स्पेशल एंगल है जिसके लिए मुझे सर्कल मिलेगा। तो वो एंगल क्या है भाई? जो अल्फा से बड़ा है पर उस केस में एक स्पेशल एलिप्स मिल रहा है, वो एंगल है 90 डिग्री। Thus, a circle is a special type of ellipse. Parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a parabola. सो पैराबोला जो होता है वो सिंगल ओपन कर्व होता है, वो वन साइडेड ओपन कर्व होता है। ठीक है, और उस केस में क्या हो रहा है भाई? थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जा रही है। ठीक है, सो व्हेन थीटा बिकम्स इक्वल्स टू अल्फा, तब मुझे एक पैराबोला मिलेगा, और उसके लिए अल्फा का जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, वो 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल ले लोगे तो पक्का पक्का एक डबल राइट सर्कुलर कोन बनेगा, और उसके बराबर वाले एंगल पे अगर प्लेन जाके कट करेगा तो मुझे एक पैराबोला मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर हुई भाई ये चीज? अभी तक थीटा बड़ा था, जब तक थीटा बड़ा था एक एलिप्स मिल रहा था। सबसे पहले तो एक सर्कल मिल रहा था जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी। ठीक है, देन थीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी थी तो एक एलिप्स मिल रहा था। जब थीटा की वैल्यू बराबर हो जा रही है अल्फा की, तब एक पैराबोला मिल रहा है। ठीक है, और क्या होगा जब थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी अल्फा से? जब थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी अल्फा से, तो प्लेन डबल राइट सर्कुलर कोन के अपर नैप और लोअर नैप दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, और उस केस में मिलेगा एक हाइपरबोला। ठीक है, सो द सिंपलेस्ट केस वाज व्हेन थीटा वाज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन हमने थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम की, और सर्कल से एलिप्स के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू हो जा रही है अल्फा के, तब मुझे मिल रहा है पैराबोला, और पैराबोला के बाद जब थीटा की वैल्यू अल्फा से कम हो जाएगी तब मिलेगा एक हाइपरबोला। ओके, At the intersecting surface of the cone, hyperbola. The plane intersects only one half of the double right circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the naps of the cone to form an open curve called a hyperbola, which has two disjoint curves, degenerate conics. If the plane intersects the double right circular cone at its vertex, the ellipse becomes a point. सो डीजेनरेट कोनिक्स वो होते हैं जहां पर प्लेन जाके इंटरसेक्ट करता है वर्टेक्स ऑफ माय डबल राइट सर्कुलर कोन। जब तक प्लेन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था वर्टेक्स ऑफ माय डबल राइट सर्कुलर कोन, तब जो कोनिक सेक्शंस में जो कोनिक्स मिल रहे थे, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, वो डीजेनरेट नहीं थे। ठीक है, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं एक कर्व जैसा फिगर बन रहा था। ठीक है,
अब जब वो प्लेन पास करेगा वर्टेक्स ऑफ माय डबल राइट सर्कुलर कोन से, तब जो कोनिक सेक्शन के पार्ट्स बनेंगे उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट कोनिक्स, ठीक है। सो डीजेनरेट कोनिक्स आर फॉर्म्ड व्हेन the plane which is cutting my double right circular cone passes through the vertex of double right circular cone, ठीक है। ओके, अब क्या क्या कौन कौन सी कर्व्स यहां से बन सकती हैं भाई, कौन कौन सी कर्व्स बन सकती हैं? तो जो बाकी 3 कर्व्स मैंने लिखी थी, एक स्ट्रेट लाइन, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और एक पॉइंट सर्कल या एक पॉइंट, ठीक है, वो तीनों कर्व्स अभी आपको दिखेंगी। The parabola becomes a line. देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब वो वर्टेक्स से भी पास कर रहा है और एक टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है अपर नैप के राइट साइड वाले नैप में, सॉरी अपर राइट सर्कुलर कोन के राइट साइड वाले नैप में और लोअर राइट सर्कुलर कोन के लेफ्ट वाले पार्ट में जस्ट टच कर रहा है, उनको जस्ट टच कर रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा पाथ बन रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शंस का पार्ट नहीं है, पर जब किसी कोनिक को डीजनरेट कर देते हैं भाई, तोड़ देते हैं, ठीक है, तो फिर जो रिजल्टेंट कोनिक सेक्शन बनता है या जो रिजल्टेंट कर्व बनती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And the hyperbola becomes 2 intersecting lines. तो यहां पर समझ में आया क्या भाई? अभी प्लेन और जो एक्सिस है वो एक ही प्लेन में आ गए, मतलब एक्सिस मेरे प्लेन के प्लेन में, जो प्लेन कट कर रही है मेरे डबल राइट सर्कुलर कोन को, एक्सिस उसी के प्लेन में आ गया है। और अगर एक्सिस उसी के प्लेन में आ गया तो अब जब प्लेन कट की कर रही है डबल राइट सर्कुलर कोन को, तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रहे हैं, ठीक है, 2 लाइंस जो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज वर्टेक्स ऑफ माय डबल राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो ये दूसरा केस है डीजेनरेट कोनिक्स का। पहले वाले केस में क्या मिला था भाई? पहले वाले केस में मिला था एक टैंजेंट जैसा लाइन जो मेरे डबल राइट सर्कुलर कोन के सरफेस पे टैंजेंट था। दूसरे वाले केस में आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रहा है। और जो इसके पहले वाला एक केस डिस्कस किया था उसको तीसरा वाला केस मान लेते हैं। जब प्लेन डायरेक्टली पास कर रहा है मेरे वर्टेक्स से, तब वो किसी सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रहा है और उस सिंगल पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल या फिर सिंपली एक पॉइंट जो होता है डीजेनरेट कोनिक्स का फॉर्म। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. The figures so obtained are called degenerate conics. ओके फाइन। In this model, तो चलो भाई, जितना पढ़ा उसको एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो जो चीजें पढ़ी अभी हमने, ठीक है। सो ओके, द फर्स्ट थिंग इज डबल राइट सर्कुलर कोन। तो यहां से हम कोनिक सेक्शंस के कर्व को अपने पॉसिबल वे में डिफाइन कर रहे हैं, जबकि हमने लिया एक डबल राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। सो कोनिक सेक्शंस के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको डिफाइन करने का ये एक मेथड है। इसके बाद और भी ढेर सारे मेथड्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला मेथड है डिफाइनिंग कोनिक्स using double right circular cone। ठीक है, अब इस डबल राइट सर्कुलर कोन में मैंने एक एंगल लिया, एंगल का नाम रखा अल्फा। अल्फा इज द एंगल मेड बाय generator line and the axis and generator line। ओके, और एक एंगल रखा थीटा जो प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन या इंटरसेक्टिंग प्लेन, जो इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इंटरसेक्टिंग प्लेन, फाइन। सो ठीक है, अब एक राइट सर्कुलर कोन जैसा एक फिगर ले लेते हैं। ऑफ कोर्स वो फिगर अभी 2D में तो हमें ठीक से समझ में नहीं आएगा, पर हमने ऑफ कोर्स वीडियो पहले से देख लिया है तो
इतना प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे दिख रहा है, कैसे जाके कट कर रहा है। डबल राइट सर्कुलर कोन, इस वाले फिगर को मान लेते हैं, ये फिगर मान लेते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन है, और ये जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का हमने नाम दिया था वर्टेक्स। थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है पर बराबर कर सकते हैं। तो इस वाले फिगर का जो एक्सिस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा विद द बेस ऑफ माय कोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज का। हाँ, इधर आके एक एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज का, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ सर्कुलर बेस। क्या कर दिया सर, ऊपर वाला कोन और नीचे वाला कोन सेम हो वो जरूरी नहीं है? बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला कोन और नीचे वाला कोन एक्चुअली में सेम नहीं हो सकते हैं। अगर सेम नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो आपके कोनिक्स हैं उनका जो सेंटर है वो ऑरिजिन से शिफ्ट करके मैं किसी दूसरी जगह पर लेके चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेम होना वो चीज जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैंने सेम बना दिया है। ठीक है, ओके। अब जो एंगल है दैट एंगल इज, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस वन इज योर वर्टेक्स, दिस वन इज योर वर्टेक्स। अब आता है कोई प्लेन, अब आता है कोई प्लेन जो इंटरसेक्ट करता है, जो इंटरसेक्ट करता है इस डबल राइट सर्कुलर कोन को। तो मान लेते हैं कि कोई प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान लेते हैं प्लेन है, ये मेरा प्लेन है। ठीक है, और इससे ये तो एक ही केस बना रहा हूं पर ये ढेर सारे, इसमें ढेर सारे केसेस आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बस इसका एंगल बता देंगे कि इस वाले प्लेन का एंगल जो है वो थीटा है विद डबल राइट सर्कुलर कोन। ये एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। सो ये वाले प्लेन का जो एंगल होगा, ये कट कर रहा है जैसा फिगर यहां पर तो दिख रहा है, वो फिगर एक होगा एलिप्स। यहां पर ये जैसा कोन को कट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर फिगर कैसा बनेगा, एक एलिप्टिकल फिगर बनेगा, एक एलिप्टिकल फिगर बनेगा। ठीक है, पर अभी एलिप्टिकल फिगर में इंटरेस्ट नहीं है, अभी हमारा एंगल में इंटरेस्ट है, अभी हमारा एंगल में इंटरेस्ट है। ये वाले एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। ठीक है, तो इसके लिए केसेस बन जाएंगे भाई। ठीक है, तो कोनिक सेक्शंस के केसेस, कोनिक सेक्शंस के केसेस भाई, हाँ, कोनिक सेक्शंस के केसेस में आएगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है। ठीक है, और फिर जब थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं अल्फा से बड़ी है। फिर एक केस आएगा जब थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी, और फिर एक केस आएगा जब थीटा की वैल्यू छोटी हो जाएगी अल्फा से। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है तब जो कर्व मिलेगी दैट विल बी सर्कल। जब थीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी, अल्फा से बड़ी होगी, तो वो केवल एक ही नैप को कट करेगा, या तो अपर राइट सर्कुलर कोन, नैप को नहीं, एक ही कोन को कट करेगा, या तो अपर राइट सर्कुलर कोन या तो लोअर राइट साइड सर्कुलर कोन। तो यहां पर जो रिजल्टेंट कर्व बनेगी दैट विल बी एन एलिप्स। और ऑफ कोर्स सर्कल स्पेशल केस होगा इसी एलिप्स का उसके। ओके, जब थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगी तो पैराबोला मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। और जब थीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी हो जाएगी तो ये पैराबोला और हाइपरबोला दोनों ओपन कोनिक्स होते हैं, ओपन कर्व्स होते हैं। ठीक है, यहां पर मिलेगा एक हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, सो ये वाली चीज जरूर याद होनी चाहिए भाई। इस वाली डेफिनेशन से, इस वाले डेफिनेशन पे अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बस बोल रहे हैं कि कोन आके कट करता है तो ये सारे डिफरेंट कोनिक्स बनते हैं। ये है मेरे कोनिक सेक्शंस, और इनके साथ आते हैं, इनके साथ आते हैं डीजेनरेट कोनिक्स भी। ठीक है, डीजेनरेट कोनिक्स क्या होते हैं भाई, डीजेनरेट कोनिक्स में, डीजेनरेट कोनिक्स में जब हाँ इससे करता हूं, हाँ, डीजेनरेट कोनिक्स जब पॉइंट की बात की जाए तो क्या बोलना पड़ेगा भाई, द प्लेन पासेस थ्रू वर्टेक्स, plane passes through the vertex। ठीक है, plane passes through the vertex और the plane makes an angle 90 degree। ठीक है, it passes through the vertex। so degenerate conics के लिए, सारे के सारे conics के लिए ये चीज ट्रू होगी भाई, that plane passes through
द वर्टेक्स थ्रू द वर्टेक्स। ठीक है, जब वो प्लेन वर्टेक्स से पास करता है और 90 डिग्री पे कट करता है, सो व्हेन प्लेन cuts the vertex at any angle, उसको 90 डिग्री बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पॉइंट का कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। तो जो परफेक्ट पॉइंट सर्कल मिलेगा वो तो तभी मिलेगा जब प्लेन पैरेलली कट कर रहा है मेरे वर्टेक्स को, पैरेलल टू बेस कट कर रहा है। अगर थोड़ा सा घुमा दोगे ना तो ऐसा बोला जाएगा कि प्लेन थोड़ा सा उस पॉइंट को थोड़ा सा पार्ट नीचे आ गया, थोड़ा सा पार्ट ऊपर हो गया, तो वो पॉइंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वो पॉइंट ही रहेगा पर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। कट्स द वर्टेक्स पे आप लिख दो पॉइंट सर्कल। ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कितने एंगल से कट कर रहा है। ठीक है, ये डीजेनरेट कोनिक्स है, एक पॉइंट डीजेनरेट कोनिक्स होता है, कोनिक होता है। तो ऐसा है कि वो प्लेन पैरेलली कट करेगा तो एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा। पर यूक्लिड्स ज्योमेट्री से हमें पता है कि सर्कल का खुद का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो जब आप थोड़ा सा टिल्ट भी करोगे ना उस प्लेन को, तब भी सर्कल थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, पर सॉरी पॉइंट थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, पर रहेगा वो पॉइंट सर्कल ही। ठीक है, तो अब नहीं बता सकते यहाँ पर कि कितना डिग्री घुमाना है, कितना डिग्री नहीं घुमाना। अगर परफेक्टली पॉइंट चाहिए तो आपको पैरेलल टू द बेस ही कट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं केवल लिख रहा हूँ प्लेन कट्स द वर्टेक्स एट अभी के लिए लिख रहा हूँ 90 डिग्री। ठीक है, एट 90 डिग्री, तो यहाँ पर मिलेगा एक पॉइंट सर्कल। ठीक है, पर ये चीज कहीं स्पेसिफाइड नहीं है कि 90 डिग्री पे ही कट करना चाहिए। पॉइंट सर्कल बन रहा है, डीजेनरेट कोनिक होता है, 90 डिग्री पे कट करता है। आप बोलोगे सर 89.5 डिग्री पे कट करेगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा, तो क्या भाई? वो तो डिपेंड करता है ना भाई, लोगों के परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े पॉइंट को एक सर्कल बोलते हो, सॉरी कितने बड़े विड्थ के एक डॉट को सर्कल बोलते हो। ठीक है, सो हाँ 90 डिग्री पे एक पॉइंट सर्कल बनेगा। अगर प्लेन में ही उस इंटरसेक्टिंग प्लेन के प्लेन में ही लाई कर जाए मेरा एक्सिस, तब मिलेगा if axis lies in the plane of intersecting plane. If axis lies in the plane of intersecting plane, तब कैसा फिगर मिलेगा? Intersecting lines. Pair of intersecting lines. Pair of intersecting lines. ओके, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा भाई, और लास्ट वाला केस जब अल्फा के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर इफ प्लेन passes through वर्टेक्स तो हो ही क्या है, passes through वर्टेक्स तो हो ही क्या, is parallel to और if theta is equals to alpha, ठीक है, is parallel to the for the plane if theta is equals to alpha, for the plane if theta is equals to alpha, तब क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। लाइंस नहीं, स्ट्रेट लाइन। ओके फाइन, ठीक है, सो क्लियर है व्हाट भाई? इफ वो वर्टेक्स का एंगल विल बी 90? तब नहीं बनेगा, तो डबल राइट सर्कुलर कोन ही नहीं बनेगा। जब वर्टेक्स का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो डबल राइट सर्कुलर कोन ही नहीं बनेगा। ये वाला डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स को बोलेंगे एक्सेंट्रिसिटी डेफिनेशन। और एक्सेंट्रिक डेफिनेशन के लिए हम दो फिक्स चीजें हमेशा डिफाइन करते हैं। जिस भी कोनिक की बात करें, दो चीजें आपको हमेशा डिफाइन करनी पड़ेगी भाई। कौन सी दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी? यू हैव टू डिफाइन अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, हैव टू डिफाइन। जब आप कोनिक्स को डिफाइन कर रहे हो, आपको पता करना है कि कौन सा कोनिक की बात हो रही है, कब कौन से कोनिक की बात हो रही है, तो आपको एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर फिक्स्ड लाइन का हम नाम रखेंगे, फिक्स्ड लाइन का नाम रखेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स। इसी को बोलेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स। और इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम रखेंगे फोकस।
इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम रखेंगे हम फोकस, इसको मैं बोलता हूं फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ओके, अब एक मूविंग पॉइंट चाहिए, एक मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट, एक लोकस, एक पाथ जो कुछ ऐसा है सच दैट की रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, ठीक है। एक कोनिक कब मिलता है भाई, एक कोनिक सेक्शन तब मिलता है जब मैं एक ऐसा मूविंग पॉइंट ले लूं, एक ऐसा मूविंग पॉइंट ले लूं जिसका डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये वाले फिक्स पॉइंट को, ये वाले फिक्स पॉइंट से, ओके, ये वाले फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेने वाला हूं मैं इस वाली लाइन का, ये वाली लाइन का मान लेते हैं ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है भाई, और इसी वाले फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं इस वाले मूविंग पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं इस पॉइंट का, जिसका नाम रख रहा हूं मैं s, ठीक है। तो मेरी फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, मेरा फिक्स्ड पॉइंट है फोकस, और मेरा जो मूविंग पॉइंट है उसका नाम रखा मैंने p, और p से रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस निकाल रहा हूं, p से रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस निकाल रहा हूं फिक्स्ड पॉइंट अपॉन फिक्स्ड लाइन का, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, eccentricity is the ratio of distance of a moving point from a fixed point मेरी आवाज आ रही है? Okay. So eccentricity is the eccentricity is the ratio of distance of a moving point from a fixed point called focus to a fixed line called directrix. ठीक है। ओके, सो यहां पर अगर कोई भी कोनिक आएगा तो उस कोनिक की डेफिनेशन एक्सेंट्रिसिटी के थ्रू दी जाएगी, और ये जो डेफिनेशन होगी ना उसमें जो ये रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। क्लियर है भाई? हाँ, ठीक है। सो अगर मैं उस रेशियो की बात करूं तो एक्सेंट्रिसिटी क्या है? एक्सेंट्रिसिटी एक्चुअली में है PS अपॉन PM। एक्सेंट्रिसिटी विल बी इक्वल्स टू पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट S से, फिक्स्ड पॉइंट से, और पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट M से या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो PS अपॉन PM एक्सेंट्रिसिटी है। ओके, अब देखो ये डेफिनेशन कुछ हद तक सही है पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के लिए, पर इसमें कुछ एम्बिग्युइटीज हैं फॉर सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सी एम्बिग्युइटीज हैं भाई? सर्कल और स्ट्रेट लाइन क्या बन जाते हैं? लिमिटिंग केस बन जाते हैं एक्सेंट्रिसिटी के, ठीक है। सर्कल और स्ट्रेट लाइन क्यों लिमिटिंग केस बन जाते हैं एक्सेंट्रिसिटी के, अभी समझते हैं। मेरी आवाज आ रही है? ओके, so eccentricity is the ratio of distances from a fixed point to a fixed line. Okay, अब ये जो डिस्टेंस का रेशियो होता है इसमें एम्बिग्युइटीज होती हैं। इसमें एम्बिग्युइटीज क्या क्या होती हैं भाई? इसमें एम्बिग्युइटीज ये तीन कोनिक सेक्शंस को तो बहुत आसानी से डिफाइन कर पाता है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, पर
एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें लिमिटिंग केस पे जाना पड़ता है, ठीक है। सो वो सारे के सारे केसेस देख लेते हैं भाई। अगर आपकी एक्सेंट्रिसिटी एग्जैक्टली 1 के बराबर है, ठीक है। यहां पर हम एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यूज लिख रहे हैं, वैल्यूज ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, वैल्यूज ऑफ ई, ये वो वाला ई नहीं है 2.71828 वाला ई नहीं है, ये एक्सेंट्रिसिटी वाला, ये रेशियो वाला ई है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, और दूसरे तरफ में मैं कोनिक सेक्शन का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। तो दूसरी तरफ में कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइंस को मैं कोनिक सेक्शन का पार्ट नहीं लेता हूं, पर वो क्लियर हो जाएगा, मैं वहां पर बोल दूंगा कि वो लिमिटिंग केस है, 2 लिमिटिंग केसेस की बात होगी। ओके, सो जब ई की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब इन दोनों रेशियोज का, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो जाते हैं, तब जो कोनिक सेक्शन मिलता है, मतलब एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज सेम एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, तब क्या मिलता है भाई? तब मिलता है पैराबोला, ठीक है। पैराबोला मिलता है, ठीक है। एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा तो मिलेगा एक पैराबोला, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं, जब एक्सेंट्रिसिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, एलिप्स। तब जो रिजल्टेंट कोनिक सेक्शन मिलता है वो होता है एक एलिप्स। ओके, जब एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो जाती है, तब जो रिजल्टेंट कोनिक मिलता है दैट इज अ हाइपरबोला, दैट विल बी अ हाइपरबोला। ओके, अच्छा भाई, और इसके बाद में जो लिमिटिंग केसेस हैं वो काउंट कर रहा हूं, तो वो एक्चुअली केसेस नहीं है, पर हाँ, इन दोनों रिजल्टेंट कर्व्स का जो एक्सेंट्रिसिटी है वो इस तरह से डिफाइन किया गया, और किस तरह से डिफाइन किया गया मैं आपको समझाऊंगा। तो एक की एक्सेंट्रिसिटी होती है 0, जिसको हम बोलते हैं सर्कल, अच्छा, और एक एक्सेंट्रिसिटी होती है इंफिनिटी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अच्छा भाई, अब देखो, एक्सेंट्रिसिटी इज द डिग्री कि कोई रिजल्टेंट कर्व किसी सर्कल से कितना ज्यादा दूर चली गई है, उसका राउंडनेस जो है वो कितना कम हो चुका है, वो आपकी एक्सेंट्रिसिटी बताएगा। अगर एक्सेंट्रिसिटी 0 है, मतलब वो पूरा कर्व राउंड है। जैसे जैसे आप एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे जो आपकी कर्व है वो डिस्टॉर्शन की तरफ जाती जाएगी, डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, पर उसका जो राउंडनेस है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो एक और स्टेटमेंट लिखना, एक्सेंट्रिसिटी इज द डिग्री ऑफ राउंडनेस ऑफ अ कर्व। Eccentricity is the degree of roundness of a curve. Okay. अभी ये राउंडनेस वर्ड है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिबेटेबल है। राउंडनेस का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करते हैं, जब हम राउंडनेस का वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल कर्व्स के लिए, क्योंकि सर्कल मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, इसलिए राउंडनेस वर्ड यूज किया जा रहा है कि भाई वो कितनी गोल है, ठीक है, वो कितनी गोल है। और इस चीज को समझने के लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि एक्सेंट्रिसिटी चेंज करने से क्या होता है और क्यों एम्बिग्युइटीज हैं। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल 0 बोलना क्यों गलत है? बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है कि सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 है, पर एक्सेंट्रिसिटी एक यूनिक कर्व को डिफाइन करती है, और दुनिया के सारे सर्कल्स की एक्सेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी, तो उसका मतलब आपको इंफिनिटी पर एक्सेंट्रिसिटी 0 होने का मतलब क्या है? कौन सी चीज इस डिस्टेंस फॉर्मूले में, कौन सी चीज इंफिनिटी हो जानी चाहिए? पीएम की वैल्यू इंफिनिटी हो जानी चाहिए। मतलब जब मैं एक सर्कल बनाता हूं, तो सर्कल का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किधर चला गया? इंफिनिटी पर चला गया। सर्कल का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इंफिनिटी पर चला गया, तभी तो उस फिक्स्ड पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कुछ आता है, फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस आता है वो इंफिनिटी आ जाता है, और क्योंकि फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है वो इंफिनिटी आ जाता है, इसलिए इनका जो रेशियो है वो 0 आ जाता है। क्लियर हुई ये चीज? पर यहां पर एम्बिग्युइटी क्या है? यहां पर प्रॉब्लम किस चीज की हो रही है? प्रॉब्लम किस चीज की हो रही है भाई?
सर्कल को डिफाइन हो जा रहा है। The fixed हाँ will सुनने itself be the moving. सॉरी The fixed point will itself be moving line. No, मतलब PS भी 0. नहीं, PS 0 नहीं होगा, मान लेना तू P को ऐसा रख रहा है कि उसका S से डिस्टेंस 5 यूनिट्स का है, हमेशा 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है, वो गोल गोल घूमेगा, पर उसका जो फिक्स लाइन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वो फिक्स लाइन किस तरफ इंफिनिटी है, इस तरफ इंफिनिटी गया, इस तरफ इंफिनिटी गया, ऊपर इंफिनिटी गया, नीचे इंफिनिटी गया, साइड में इंफिनिटी गया, कौन सा इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, कुछ नहीं पता, ठीक है, चमक रही है चीज भाई। और हेलो Yes. यार ये चलो भाई, तो एक्सेंट्रिसिटी इज अ डिग्री ऑफ राउंडनेस। अब इंफिनिटी तक कोई पहुंचा नहीं है, सो E इक्वल्स टू 0, व्हेन वी से E इज इक्वल्स टू 0, E इज इक्वल्स टू 0, then the directrix of my circle lies at infinity. The directrix of circle lies at infinity. सर E is equal to 0 वो जरूरी नहीं है कि सर्कल होगा, क्योंकि पॉइंट भी तो हो सकता है। हाँ, इज इक्वल टू 0 पॉइंट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है पॉइंट भाई? जब आपका डिस्टेंस, जब उस पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे वाले पॉइंट से 0 हो जाए, ठीक है, जब उस पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे वाले पॉइंट से 0 हो जाए, इस चीज को समझो। द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द सर्कल लाइज एट इंफिनिटी। सो जो पॉइंट है ना, क्या नाम है, या सर, जो पॉइंट है ना, वो भी एक स्पेशल केस है सर्कल का, पॉइंट भी एक सर्कल ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़े देर के लिए बोला था कि भाई कोनिक्स में ये लिमिटिंग केसेस हम लेके आने वाले हैं, और जब राइट सर्कुलर कोन, डबल राइट सर्कुलर कोन को भी कट कर रहे थे तो लिमिटिंग केसेस थे वो। एक स्ट्रेट लाइन एक लिमिटिंग केस है भाई, पैराबोला पैराबोला बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और एक ऐसा केस आ रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन मिल जा रहा है, हाइपरबोला हाइपरबोला बनते जा रहा है, और एक ऐसा स्पेशल केस आ रहा है कि वहां पर मुझे पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने वाले हैं। सर्कल बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और एक ऐसा स्पेशल केस आ रहा है जबकि एक पॉइंट सर्कल बन जा रहा है या पॉइंट मिल जा रहा है, ठीक है। सो हाँ, सही बोल रहे हो आप, E इक्वल्स टू 0 से एक पॉइंट भी मिल सकता है, उस पॉइंट को हम सर्कल जैसा ही ट्रीट करेंगे, पॉइंट सर्कल बोलेंगे। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है, ये जो इंफिनिटी मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, ये अपने आप में बहुत एम्बिग्यूअस है, पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। यहां पर जब मैं सर्कल की बात करता हूं, या जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल की बात करते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है सर्कल के केस में। ये जब आप लिखते हो E इज इक्वल्स टू PS अपॉन PM, E इज इक्वल्स टू PS अपॉन PM, तो आप इस E इज इक्वल्स टू 0 को मल्टीप्लाई कर देते हो PM से और बोल देते हो कि वो PS के बराबर है, ठीक है, PS के बराबर। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, आप इंफिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, E जो है आपका एब्सोल्यूट 0 है, इंफिनिटी एब्सोल्यूट इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू में मान के चल रहा हूं, बहुत दूर जा चुका है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि केवल PS की वैल्यू 0 हो जा रही है, और केवल PS की वैल्यू 0 का मतलब देखो तो एक मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, और ये जो डिस्टेंस फिक्स हो जाता है तो क्या बन जाता है भाई, यही तो सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी हमने कि फिक्स्ड पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस आप फिक्स कर, अरे रेशियो फिक्स कर रहे हो, अगर नीचे वाली चीज फिक्स कर दे रहे हो, अरे रेशियो फिक्स कर रहे हो, अगर डिनोमिनेटर फिक्स कर दे रहे हो तो न्यूमरेटर भी फिक्स कर दे रहे हो, अगर न्यूमरेटर फिक्स कर दे रहे हो तो डिस्टेंस फिक्स हो जा रहा है, अगर डिस्टेंस फिक्स हो जा रहा है तो एक मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से फिक्स हो जा रहा है, तो बनने वाला तो एक सर्कल ही। पर हम गलती क्या कर रहे हैं, या जितने भी बुक्स में, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ये चीज, कुछ बुक्स में ये लिखी हुई चीज है, वहां पर गलत क्या है कि हम जब एब्सोल्यूट 0 से एक बहुत बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट 0 से इंफिनिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बोलना अपने आप में थोड़ा सा एम्बिगियस है, ठीक है। क्लियर हुई क्या चीज? Yes, आवाज yes, कटने sir. लग गई क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है। और दूसरे वाले केस की बात करें, जब इंफिनिटी आ जाता है या जब स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तब दैट मूविंग पॉइंट स्टार्ट्स ऑक्युपाइंग दैट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, द पॉइंट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट लाइन के केस को तो एकदम ही एम्बिगुअस मांगता हूं, सर्कल कुछ कुछ चलेगा, ये वाली चीज तो एकदम ही बेवकूफी है लिखना, पर ठीक है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है तो ये डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे एक एक्सेंट्रिसिटी डिग्री ऑफ राउंडनेस को डिनोट करता है जब मैं बात कर रहा हूं सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स की, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा राउंड फॉर्म कौन सा है और सबसे कम राउंडनेस किसकी है?
सबसे ज्यादा राउंडनेस एक सर्कल की है, सबसे कम राउंडनेस एक स्ट्रेट लाइन की है, ठीक है। तो देखते हैं, इस चीज को समझते हैं कि क्यों इनकी राउंडनेस वेरी करती है व्हेन वी आर वेरिंग द एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यूज, ठीक है। ओके फाइन, सो ये वाला वीडियो देखते हैं। यहां पर ऊपर में आप देखोगे एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यूज वेरी करेंगी, बहुत बड़ी वैल्यू तक तो नहीं जा सकते हैं हम, 0 से लेकर के 1 तक चेंज करेंगे और उसके बाद 4.5 तक जाएंगे। ऑफ कोर्स जब जीरो है तो सर्कल के केस में क्या होता है ना, आपको पता होगा कि जो सन और प्लैनेट्स घूमते हैं एक दूसरे के, तो वो सर्कुलर पाथ नहीं होता, एलिप्टिकल पार्ट होता है, टी स्क्वायर आर क्यूब, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो वहां पर 2 फोकाई होते हैं, ठीक है। एक फोकाई पर सन होता है, कोई दूसरे फोकाई पर नहीं घूमता है प्लैनेट, एक फोकाई पर सन होता है। वैसी कुछ चीज होती है सर्कल के केस में, क्या होता है कि जो दोनों फोकस हैं, दोनों फोकाई हैं, वो किसी एक पॉइंट पर आके कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। और जब ये फोकाई दूर दूर जाने लग जाते हैं तब 2 डायरेक्ट्रिक्स बनने लग जाते हैं, 2 डायरेक्ट्रिक्स आ जाते हैं। 2 डायरेक्ट्रिक्स किसके किसके होते हैं भाई? एलिप्स का होता है 2 डायरेक्ट्रिक्स, और हाइपरबोला का होता है 2 डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो अभी आप देखना ध्यान से, जब मैं एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 से शुरू करूंगा तब केवल एक फोकस रहेगा। देखो तो यहां पर एक फोकस है, फोकस ही मेरे सर्कल का सेंटर है। और जैसे जैसे अभी एक्सेंट्रिसिटी 0 है, ठीक है, अभी ऊपर में एक्सेंट्रिसिटी 0 है। अब जैसे जैसे एक्सेंट्रिसिटी चेंज होगी, जैसे जैसे एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, एक सर्कल से एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू कब बढ़ती है? जब मैं अपने एंगल को छोटा करता हूं या बड़ा करता हूं? छोटा करता हूं। वर्टिकल से छोटे। हाँ, वर्टिकल से छोटा करते हैं एंगल को, तब एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। छोटा करेंगे तो एलिप्स बनेगा, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। एलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते हाइपरबोला पैराबोला पे पहुंचती है, 1 हो जाती है, और उसके बाद हाइपरबोला पे चले जाती है, ठीक है। तो बेसिकली वो फोकस के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ना जब एक्सेंट्रिसिटी। हाँ, फोकस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है जब एक्सेंट्रिसिटी बढ़ रही है, तो ठीक है। चलो भाई देखो तो एक बार वीडियो जल्दी से, इस वीडियो में कोई कुछ बोलेगा नहीं। देखो देखो देखो, दूर जाते जा रहा है, मूविंग पॉइंट उधर उधर मूव कर रहा है। इन दोनों फोकाई का सेंटर जो है, दोनों फोकस का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा था एक सर्कल के केस में। अब दोनों सर्कल का दोनों फोकस का जो सेंटर है वो दूर जाते जा रहा है, ठीक है। और एक एलिप्स बन गया। इस केस में एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है? 0.5 से थोड़ी कम है, ठीक है। तो 0.5 से 0 से लेके 1 के बीच में जब एक्सेंट्रिसिटी होती है तो एक एलिप्टिकल पाथ आता है, एक एलिप्स बनता है भाई, ठीक है। चेंज होते जा रहा है, वो खुद ही से रोकेंगे उस केस में, ठीक है। ओके, ठीक है। जब 1 हो गया तो उन्होंने बोला कि भाई ये पैराबोला बन गया है भाई। 1 होने के बाद पैराबोला बन गया, और जैसे ही पैराबोला के आगे जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अरे 1 से बड़ा होगा एक्सेंट्रिसिटी तो ऊपर भी काटने लग जाएगा। अभी बढ़ाएगा। वो पीछे काफी दूर से आ रहा है हाइपरबोला, ठीक है, काफी दूर से हाइपरबोला आ रहा है, ठीक है। सो एक्सेंट्रिसिटी बढ़ रही है, हाइपरबोला बनने लग गया। और क्या होता है कि ये जो दोनों हाइपरबोला हैं, जब आप एक्सेंट्रिसिटी बहुत बड़ी कर देते हो ना, तो ये दोनों हाइपरबोला ऐसे आकर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भाई एक्सेंट्रिसिटी जब वो फिक्स्ड पॉइंट है, जो आपका जो मूविंग पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स पे पहुंच गया है, ध्यान से देखो, ब्लू वाला पॉइंट और ब्लैक वाला पॉइंट पास जा रहे हैं। अब बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं, 4.5 तक का ही गिवन है, इंफिनिटी तक नहीं जा सकते हैं। सो ये चीज बस बताने की चीज है कि डिग्री ऑफ राउंडनेस कैसे चेंज हो रहा है। सबसे पहले एक सर्कल था, वो थोड़ा वो तो एब्सोल्यूट राउंड ज्योमेट्रिकल फिगर था। उसके बाद जो एलिप्स बनता है उसमें थोड़ी सी राउंडनेस होती है, और उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। फिर उसके बाद पैराबोला बनता है, पैराबोला की राउंडनेस नहीं होती, वो जस्ट ओपन हुआ होता है कर्व। जब ई एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो जाती है तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है जो जस्ट अभी ओपन हुआ है, एक एलिप्स था और जस्ट ओपन हो गया। उसके बाद वो और टूटने लग जाता है और उसकी राउंडनेस कम होने लग जाती है जब एक्सेंट्रिसिटी बढ़ने लग जाती है, तो ठीक है, क्लियर हुई चीज। और सबसे लीस्ट राउंड ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स एक स्ट्रेट लाइन राउंड नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सेंट्रिसिटी इंफिनिटी है, ठीक है। चमका भाई? तो सेकंड वाला फॉर्म सभी को समझ में आ गया, एक्सेंट्रिसिटी वाली डेफिनेशन।